Hello friends, welcome to Unacademy. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, we are continuing with our summary course of Lakshmikant for Polity. 7th एडिशन पढ़ाया जा रहा है। 7th एडिशन में जो सीरीज जिस तरह से चलती जा रही है, आज हम लोग पहुंच गए हैं सेशन नंबर 22 पर। सेशन नंबर 21 तक हम लोगों ने आर्टिकल 21 खत्म कर दिया था। हाउ कोइंसिडेंट। लेकिन आज हम लोग सेशन नंबर 22 करेंगे और इस सेशन को इसी तरह से फॉलो करते रहना तुम्हारे फायदे में। मेक श्योर दैट यू कंटिन्यू वॉचिंग दिस सीरीज। जो भी मेरे टेलीग्राम का पार्ट नहीं है अभी तक, इस टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ। ओके, जो भी मुझे शेयर करना होता है। जैसे आज एक बड़ी काम की न्यूज आई कि इंडियन गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने प्रपोज कर दिया कि 5 और लैंग्वेजेस को हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस देंगे। ऑल्दो मैंने अपने पॉलिटी कोर्स में ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है, बट उससे पहले सिर्फ 6 ऐसे क्लासिकल लैंग्वेजेस थी। लेकिन आज वो अपडेट हो गया। अब यू जस्ट डोंट नो कि हो सकता है अगले यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ऐसी चीजें मैं कहां शेयर करूंगा? ऐसी चीजें मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, बिकॉज बाय द टाइम कि ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में आ जाए या किसी स्पेशल क्लास में आ जाए, कभी कभी देर हो जाती है। सो मैं कुछ भी ऐसा इमीडिएट आता तो मैं हमेशा ऐसा शेयर कर देता हूं। मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट और इसको अटेंड करो। सो वी विल डिवाइड दिस बुक इनटू 15 सेशन। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को ये सेशंस आएंगे और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो इस कोड को स्कैन कर लो। बहुत ज्यादा देर मत करना। कभी कभी देर पहले आप के चक्कर में गेम बहुत दूर तक चली जाती है। मेक श्योर दैट यू यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIVE। इस कोड को यूज करो। अनअकैडमी में जैसे तुम SIDLIVE कोड यूज करोगे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। अ ह्यूज डिस्काउंट इज पॉसिबल। दैट डिपेंड्स एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम अनअकैडमी कीप्स ब्रिंगिंग न्यू ऑफर्स फॉर ऑल ऑफ यू। इस कोड को स्कैन करोगे, एग्जैक्टली उस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। साथ में एक और अनाउंसमेंट है कि 6 अक्टूबर को 11 बजे और 5 बजे अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है, जिसमें आपको 90% स्कॉलरशिप प्लस रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। अच्छा मौका है ना। अगर तुम मेरिट लिस्ट में आ जाओ, तुम्हारे में सच में दम है तो, और पैसे की कमी है भी तो कोई बात नहीं, राइट। तो तदबीर से अपनी तकदीर लिख लो। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी तदबीर से अपनी तकदीर लिखना चाहते हो, मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप, इसमें रजिस्टर कर लो और देखते हैं तुम्हारी लाइफ में क्या लिखा हुआ है। आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। ये है सेशन नंबर 22। तो जब हमारे फंडामेंटल राइट्स लिखे जाते हैं, मौलिक अधिकार लिखे जाते हैं, तो उसमें 4 ऐसे राइट्स है। आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28, 25, 26, 27 और 28। 25, 26, 27, 28 में जो राइट्स दिए गए वो हमारे रिलीजियस, हमारे धर्म से रिलेटेड जो फ्रीडम्स है, जो मौलिक अधिकार है, उनको रिलेट किया गया। सी, अगर मैं अब तक कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखूं और प्रीएम्बल पढ़ूं तो उसमें लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमेन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंडो सॉवरेन सोशली सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of a nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949 do hereby adopt an act and give to ourselves this constitution. इसमें जो पहला वर्ड आया ना, उसमें जो पहला पैराग्राफ आया उसमें एक वर्ड आया सेक्युलर। व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट एट दिस पॉइंट, एंड प्लीज नोट दिस, कि ये जो सेक्युलर वर्ड था ना, ये पहले नहीं था। सो इफ यू नोटिस दिस वर्ड सेक्युलर डिड नॉट एग्जिस्ट ओरिजिनली। ये ऐड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में ये ऐड किया गया था। लेकिन फिर भी आपको एक मेजर डिफरेंस पता होना जरूरी है। डाला हमने सेक्युलर, लेकिन हमारा जो डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म है एज अपोज टू वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म, वो काफी अलग है। इनफैक्ट इस टाइम मेंस में भी क्वेश्चन आया है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कि हमारी डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म और अमेरिका यूएसए की सेक्युलरिज्म में क्या फर्क है। Either way, long and short of it is कि हमारे यहां पर जो स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकता है। मैं फिर यह बात बोल रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश करो। हमारे यहां पर जो स्टेट है वो, उसको इंटरफेरेंस की एबिलिटी है। स्टेट इंटरफेयर कर सकता है इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। यानी कि आमतौर पे अगर तुम शराफत से अपना रिलीजन, अपने जो भी धर्म है, जो भी तुम जिस तरह से वर्शिप करना चाहते हो, वर्ड यूज किया गया प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन, जिस मर्जी तरीके से तुम करना चाहते हो, यू आर फील एब्सोल्युटली फ्री टू डू। इनफैक्ट तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर। लेकिन अगर तुमने इस फंडामेंटल राइट का दुरुपयोग किया, तुमने इन द नेम ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, तुमने
किसी और रिलीजन को डिस्टर्ब किया, किसी और के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को डिस्टर्ब किया, कोई पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप को डिफाइल करने की कोशिश की, तो स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। व्हाट डज दैट मीन? कि स्टेट जो है वो लॉ बनाता है, इस तरह से लॉज बनाता है विच कैन मेक इट अ पनिशेबल ऑफेंस। अभी अभी जो रिसेंटली नए लॉज बने जिसे भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं, उसमें 295, 295A, 297, ये सारे ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे, पहले भी थे। ओके, सो 153A आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता में, प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब था। सो ब्लास्फेमी लॉज बोला जाता था इनको। सो over the period of time, what have we noticed that we have developed our own brand of secularism. इसीलिए शायद बाबा साहेब ने, द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने सेक्युलर वर्ड को यूज नहीं किया था। इनफैक्ट उन्होंने डिफाइन कर दिया था इसको, रादर एक्सप्लेन कर दिया था। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, तुम्हें मालूम, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, वहां पर एक वर्ड आता है लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप में अगर तुम्हें आजादी दिल रही है तो वो एक तरह का सेक्युलरिज्म ही तो हुआ, राइट? तो हमारा अपना कॉन्सेप्ट था, इसको गांधीयन कॉन्सेप्ट बोला जाता है, सर्वधर्म संभाव का। मैं अजल से बंदा इश्क हूं, मुझे जोद कुफ्र का गम नहीं, मेरे सर को दर तेरा मिल गया, मुझे अब तलाशे हरम नहीं, मेरी बंदगी है वो बंदगी जो बाक़ैद देरो हरम नहीं, मेरा एक नजर तुम्हें देखना बाखुदा नमाज से कम नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट जो ऑफ रिलीजन है, इट इज फार बियॉन्ड फॉर्मल रिलीजन। ये कॉन्शियंस की बात है, ये हम अंदर से क्या फील करते हैं, इस पे फीलिंग है। तो इट इज अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, और बिकॉज वो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था इसीलिए उसको सेक्युलर वर्ड में बांधा नहीं गया, किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में उसको टाई डाउन नहीं किया गया। एंड दैट इज वाई वी अवॉइडेड, और वी वर काइंड ऑफ नॉट वेरी कंफर्टेबल यूजिंग द वर्ड सेक्युलर। Madam Indira Gandhi, during the 42nd Constitutional Amendment Act 1976, thought otherwise. She decided कि हम लोग प्रियम्बल को अमेंड कर लेते हैं एंड सेक्युलर वर्ड डालते हैं। आज भी इसके बारे में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है, बहुत सारे ऑपोजिंग थॉट प्रोसेसेस है, एंड मे बी कुछ लोगों का कहना है, जैसे सुभाष कश्यप ने अपनी बुक में लिखा है कि प्रोबेबली इट वॉज ओनली पॉलिटिकल इन नेचर। हम लोग तो पहले से ही वी वर ऑलवेज सेक्युलर इन स्पिरिट, तो हम तो हमेशा से सर्वधर्म संभाव वाले कॉन्सेप्ट में थे। सो देयर वाज नो रीजन, देयर वाज नो पॉइंट ऑफ एडिंग दिस वर्ड। हैविंग सेड सो, वो उस टाइम का टाइम था। दिस इज माय पोजीशन टुडे, whether you write the word secular in the preamble or you decide not to write, either ways we stay secular. So secularism is also a part of basic structure doctrine of the constitution. केशवानंद भारती केस में भी बोला गया, फॉर दैट मैटर इवन एसआर बोमई केस ऑफ 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बात बोला कि सेक्युलरिज्म रिमेन्स अ पार्ट ऑफ एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन दैट्स द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। अब कितनी इंटेंशन साफ थी बाबा साहेब और फाउंडिंग फादर्स का, 100% इरादा यह था कि वो हमको इस तरह का कॉन्सेप्ट देंगे जिसमें हमारे पास धर्म की आजादी होगी। तो देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट कमिंग ओवर हियर कि देखो, वी आर एन एसिमिलेटिव कंट्री, 100%। हम सारे रिलीजन्स को मानना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं कि यार जैसा तुम करते हो वैसे तुम अपना धर्म को फॉलो करते रहो। इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। देखो, जब पाकिस्तान बना तो वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना, इजराइल बना तो वो जूइश रिपब्लिक ऑफ इजराइल बना। इंडिया जो है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ये इसके आगे कोई प्रीफिक्स में रिलीजन नहीं है, तो ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। अब जब रिपब्लिक ऑफ इंडिया है सर, तो फिर हम लोग को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कभी भी ऐसा दिन ना आ जाए कि स्टेट तुम्हारे रिलीजन में इंटरफेयर करे, या फिर स्टेट इस तरह की पोजीशन में आ जाए दैट इट स्टार्ट्स पुशिंग यू टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर रिलीजन। सबसे पहले हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, तो हम लोग रिपब्लिक ऑफ इंडिया है माइनस एनी प्रीफिक्स ऑफ दिस। सेकेंड ईयर इज कि वी आर नॉट एंटी रिलीजन, हमें ऐसा भी नहीं है कि हम कोई रिलीजन फॉलो नहीं करना देना चाहते। वहां पर एक बैठे हुए नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उनजुन, जो किम जोंग उनजुन जो है वो एंटी रिलीजन है। ही डज नॉट वांट एनीवन टू फॉलो रिलीजन। एक टाइम पे अल्बेनिया भी था। तो दीज आर एंटी रिलीजन। आप नॉर्थ कोरिया में जाके बाइबल लेकर चले जाओ, वो तुमको अरेस्ट कर लेंगे बिकॉज दे आर एंटी रिलीजन। हम लोग नाइदर स्टेट रिलीजन फॉलो करते हैं ना हमारा कोई एंटी रिलीजन है। Either ways, we are now going to follow our religion. Let's look at Article 25. Article 25 says freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. यहां पे वर्ड बड़ा प्यारा यूज किया गया है। The word that is used is conscience. So what is conscience?
कॉन्शियसनेस की जो मेरे अंदर से विश्वास रखता हूं, अंदर से कुछ विश्वास होता है, देयर इज सम इनर फेथ मैकेनिज्म, देयर इज अ कॉम्पस इनसाइड। तुम जिसमें डिविनिटी ढूंढ रहे हो वो तुम्हारा कॉन्शियस है। तुम्हें किसी मंत्र में दिखाई देता है, किसी मूर्ति में दिखाई देता है, किसी पेड़ पौधे में, नदी में दिखाई देता है, पहाड़ में दिखाई देता है। प्लीज बी माई गेस्ट, ऑल ऑफ दिस इज इंक्लूडेड इन द वर्ड कॉन्शियस। ऑल्सो हो सकता है तुमको साइंस में दिख रहा हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तुमने सुना होगा, एक साइंटोलॉजी नाम का होता है। हो सकता है तुम्हें किसी गॉड मैन, गॉड वुमन में दिख रहा हो, किसी इंसान में दिख रहा हो, एक्सेप्टेबल। हो सकता है तुम्हें कोई भी ना दिख रहा हो, तुम बोलो कि यार मैं नास्तिक हूं, एथीस्ट हूं, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। So conscience gives you complete freedom, liberty of thought expression, belief, faith and worship. The word is liberty. तो इसमें जो वर्ड आ रहा है वो आर्टिकल 25 में आ रहा है, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। तुम प्रोफेस कर सकते हो, तुम इस बात को बढ़ा सकते हो, तुम समझा सकते हो, ऑल्सो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। ऑब्वियसली तुम किस तरह से करना चाहते हो। इनफैक्ट इसको एक बड़े शॉर्ट फॉर्म में पता जाए ना, तो ये राइट टू वर्शिप है। देखो कितनी अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। राइट टू वर्शिप, मैं जैसे मर्जी प्रार्थना करूं, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, दैट्स हाउ आई डू इट। व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, इस फोटोग्राफ को हमेशा याद रखना, ये एक इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट अवेलेबल है। प्लीज अंडरस्टैंड, आर्टिकल 25 एनकम्पसेस द फ्रीडम ओनली टू एन इंडिविजुअल, एक को। मैं आई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश and do a compare and contrast exercise with article 26. Let's look at article 26. It'll be easy to compare now. Article 26 में आया हुआ है freedom to manage religious affairs. Now if you look at the choice of pics that I have put, यहां पे मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, okay? So here we are talking about manage religious affairs, और यहां पर एक word is, the word is religious denomination. The word that is to be used over here is religious denomination. Manage religious affairs की जो पावर दी गई है, या फॉर दैट मैटर जो फ्रीडम दी गई है, that has been accorded to a religious denomination, ग्रुप, संप्रदाय। तो आर्टिकल 26 में बोला गया फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब मैनेज रिलीजियस अफेयर्स मतलब क्या? तुम मूवेबल प्रॉपर्टी बना सकते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी बना सकते हो, अपने धर्म के अनुसार, अपने रिलीजियस डिनोमिनेशन के अनुसार, जिस तरह से भी तुम अपना सिस्टम चलाना चाहते हो चला सकते हो। तो हिंदूस, मुस्लिम्स, सिख, बुद्धिस्ट, इस्लाम, यू नेम इट, ऑल ऑफ दीस आर कॉल्ड एज रिलीजियस डिनोमिनेशन। इसमें एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, किसी दिन जब हम एडवांस लेवल पे करेंगे तो उसको करेंगे, दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी। कि डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी के अनुसार ये डिफाइन होता है कि जो ग्रुप, जिसको तुम ग्रुप बोल रहे हो, वो क्या रिलीजियस डिनोमिनेशन है या नहीं है। एक केस था 1954 का, विच वॉज कॉल्ड एज द शिरूर मठ केस। 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठा, एंड दे डिसाइडेड अपॉन दिस मैटर कि कौन होना चाहिए जिसको हम रिलीजियस डिनोमिनेशन क्लासिफाई करें। वहां से एक डॉक्ट्राइन इवॉल्व हुआ, दैट डॉक्ट्राइन इज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी। तो उस डॉक्ट्राइन ऑफ, तो साबरीमला केस जरूर सुना होगा, उसमें द पॉइंट दैट वाज आर्ग्यूड अपॉन वाज दैट कि लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स शुड दे बी अकॉर्डेड द टाइटल और अदर द रिकॉग्निशन ऑफ बीइंग अ रिलीजियस डिनोमिनेशन और नॉट। अगर वो रिलीजियस डिनोमिनेशन माने जाएंगे, देन दे विल बी प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 26। अगर दे विल नॉट बी अकॉर्डेड और नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन, then they'll have to be accepted and have to be contended with Article 25. Article 25 gives rights but to individuals. Article 26 gives rights to a group, but make sure that this is not just another group. This is a group which should be recognized by the Supreme Court as a religious denomination. And there are a couple of bunch of criteria on the basis of which a group will be accorded or will be understood as a religious denomination or not. उसमें एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस होने चाहिए, द वंस विदाउट विच द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ दैट ग्रुप इज नॉट कंप्लीट। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। व्हेन यू कम टू माय स्पेशल क्लासेस, एक दिन हम साबरीमला केस में तुम्हें पढ़ाऊंगा, एंड देन वी विल ट्राई एंड रैप आवर हेड अराउंड कि ये रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है। तो शिरूर मठ केस में सुप्रीम कोर्ट, नाउ दिस इज आल्सो सच एन इंटरेस्टिंग थॉट, दैट इज सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन सच एज दैट इज द सुप्रीम कोर्ट is now deciding that whether a particular religious organization should be called as a religious denomination. ये खूबसूरत बैलेंस सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है, and we should be very very proud of it.
Article 27 says no person shall be compelled to pay any tax or fee for the promotion or maintenance of any particular religion or a religious denomination. तो यहां पे दोनों वर्ड आ गए, देखो, religion as well as religious denomination. I'm sure you must have read, to a certain extent you must maybe recalling that during the Mughal period there used to be a tax called as the jizya. I hope I'm pronouncing it well. Jizya was a tax which was levied only on a particular religion. So it was a tax that was only a particular religion was supposed to pay. And obviously the proceeds of that tax would be supporting the other religion. We don't want that anymore. So since we do not have any state religion, we are also not anti-religion, but we do not have any state religion. My state, as in the government of India, cannot take a substantial, actually that was a word, the substantial version. The substantial portion of any tax cannot be utilized or spent in the favor of any particular religion or religious denomination. In that case, Hajj subsidy comes to our mind. So again, we'll take a special class and then we will look at Ashwini Upadhyaya case and the Praful Goradia case regarding to these matters of the Hajj subsidy case. So Praful Goradia had put a petition before the Honorable Supreme Court challenging Hajj subsidy on the grounds that it is violating Article 27. So we'll look at that at a later stage. Obviously, it is pretty back in the day. Now I don't know whether it is that relevant or not, but at least for the sake of understanding of Article 27, you should know about Article 27. Let's look at the fourth one, and that is Article 28. Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institution. Now, यहाँ पर जो बहुत important word is, the word is religious instruction. बहुत जरूरी है that you distinguish this from religious education. आपने एनसीईआरटी स्कूल में पढ़ा होगा, तो हम लोगों को सबके बारे में पढ़ाया जाता है. ओके, हमें श्री राम के बारे में पढ़ाया जाता है, श्री कृष्ण के बारे में पढ़ाया जाता है, प्रोफेट मोहम्मद के बारे में हमें पता होता है, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ाया जाता है, लॉर्ड बुद्ध के बारे में, लॉर्ड महावीर, सबके बारे में, जीसस के बारे में पढ़ाया जाता है. दैट्स ओके, दैट इज एक्सेप्टेबल. So what are we speaking about when we are speaking about in Article 28? We are talking about indoctrination. We are talking of dogmatic teaching. टेक्निकल टीचिंग, इसको ऐसे समझा जा सकता है, टेक्निकल, जो मेरे को डॉगमेटिक है, जो मुझे सिखा दे, जो मुझे एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ पुश कर दे, दैट इज द वन विच इज बार्ड अंडर आर्टिकल 28. सो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को आप रिलीजियस एजुकेशन से मत मैच करना. दिस हैज बीन क्लैरिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन अ वैरायटी ऑफ नोटिसेस एंड सर्कुलर्स कि इनफैक्ट रिलीजियस एजुकेशन तो जरूरी है ना. वी शुड अंडरस्टैंड एवरी अदर रिलीजन. जब तक हम एक दूसरे के रिलीजन को समझेंगे नहीं और जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअली ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजन, ऑलमोस्ट के सारे रिलीजन आर एक्चुअली एमिनेटिंग फ्रॉम द सेम स्कूल ऑफ थॉट, सेम मॉरल वैल्यूज. सब जगह पीस की बात होती है, कोऑपरेशन की बात होती है, सद्भाव की बात होती है. ऑल ऑफ दैट हैज टू बी अंडरस्टूड. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. हाउ विल यू गेट टू नो? यू विल गेट टू नो ओनली व्हेन यू आर familiar with it. And how will you be familiar with this? Familiar with this, or familiarity will come with education. So Article 28 is not barring you from spreading education, information. That's acceptable. Dogmatic teaching is the one which is barred under Article 28. So neither the state can do it. हाँ, इसमें एक क्लासिफिकेशन है. फॉर एग्जाम्पल, यू डिसाइड बाय योर ओन चॉइस, तुम खुद अपनी मर्जी से चूज करो कि मैं एक पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन के स्कूल में जाना चाहता हूं या कॉलेज में जाना चाहता हूं. फॉर एग्जाम्पल, खालसा स्कूल में, या फिर तुम किसी कॉन्वेंट में एडमिशन ले रहे हो या किसी मदरसा में एडमिशन ले रहे हो, तो खुद ही तुम चाह रहे हो कि मैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लूं. देन ऑफ कोर्स आर्टिकल 28 नेवर किक्स इन. आर्टिकल 28 विल कम इनटू दैट प्लेस वेयर आइदर इट इज अ स्टेट स्कूल, यानी कि सरकारी स्कूल या सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड और स्टेट सपोर्टेड. इवन इन स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड स्टेट सपोर्टेड तुम्हें चॉइस दी जाती है. मैंडेटरी नहीं होता कि तुम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, वो चॉइस दी जाती है. यू वांट टू ज्वाइन, यू वांट टू अटेंड दोस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, बी माय गेस्ट. यू डोंट वांट टू ज्वाइन, नोबडी कैन फोर्स यू. सो आर्टिकल 28, सो यहां पर तुम्हारा है, प्लीज रिमेंबर, इट इज यू. रिलीजन इज योर चॉइस. Religious instruction also remains your choice. So Article 25, 26, 27 and 28 are those four fundamental rights which is enshrined in our constitution, and a belief that we are actually secular in spirit, despite the fact that we never use the word, at least in the first place, the word secular was not utilized. So this is our belief
और यही 4 आर्टिकल्स हमारा बैकबोन बनता है ऑफ आवर कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलर और रिलीजियस फ्रीडम. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. सब्जेक्ट को समझा करो, राइट फ्रॉम इट्स एंटायरिटी. सिर्फ वर्ड्स को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला. मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द एंटायर थॉट प्रोसेस बिहाइंड द सब्जेक्ट. और तुम्हें अगर डिटेल में पढ़ना है तो ऑब्वियसली यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन मी ऑन अनअकैडमी. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ 29 and 30 the cultural and educational rights of minorities. I hope you have enjoyed this. Make sure that you make your notes, leave a comment, और चाहते हो कि कुछ स्पेशल टॉपिक, I'll be happy to teach you. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.